हेलो डियर, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर। प्रश्न है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के ऊपर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको सभी सब्जेक्ट से प्रतिदिन 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हम कराते जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो क्वेश्चन चौथा सब्जेक्ट है सभी का सेकेंड ईयर का, हम MSN2 देखने वाले हैं। MSN2 MS1 हम पहला दिन ही देख चुके थे, उसके बाद चाइल्ड का देखे, उसके बाद मेंटल का देखे। अब हम लोग MSN2 देख रहे हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूज ना हो कि मैं MSN अभी कराया और फिर करा रहा हूँ। MSN2 पार्ट में है, 1 और 2 में है। 1 वाला में आपको प्योरली बीमारी वगैरह के बारे में पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और जो MSN2 होगा यहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्ट में भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि डायग्नोसिस क्या हो सकता है इस बीमारी में कौन से बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा ऑर्गेनिज्म के कारण ये बीमारी हुआ है, ये पूछेगा। या पूछेगा कि दवाई और उसका डोज भी पूछ सकता है। तो उसी टाइप्स का एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि एक क्वेश्चन 10-10 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो को डेली देखिए, हम डेली लेकर आएंगे। शाम में 5 बजे के आसपास में आपका सेकेंड ईयर का वीडियो डल जाएगा। तो आप लोग देखिए, कॉपी बनाइए, सभी सब्जेक्ट का एक ही कॉपी बनाइए और उसमें जितना भी हम बता रहे हैं लिखिए, नोट कीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चन भी चलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बीच बीच में आता रहेगा, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। देखिए ये MSN2 है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित के स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखिए। राइट डाउन द स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स उपचार, निदान, कौन कौन से निदान हो सकता है इस बीमारी में, उसको लिखना था। तो यहाँ पे बीमारी का नाम है इस बगल और इस बगल निदान के नाम दिया गया है, तो इसी को लिखना था। तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये बीमारी का नाम दिया था, ए डायग्नोसिस निदान लिखना था। तो देखिए पहला दिया हुआ है एनीमिया। तो एनीमिया में होता क्या है, ब्लड कमता है। तो ब्लड का कमी हो जाता है, यानी आयरन का कमता है, आयरन के कमी से होता है एनीमिया। उसके बाद बहुत सारे चीज़ों की कमी से, हीमोग्लोबिन के कमी से होता है एनीमिया। तो ये जो होता है एनीमिया जो है, ये आपका CBC ब्लड काउंट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, इसको ब्लड टेस्ट होता है। ये डायग्नोसिस किया जाता है एनीमिया वाले पेशेंट को, स्पेशल है। दूसरा है जॉन्डिस। अब जॉन्डिस है तो जॉन्डिस कहाँ रखता है, तो दोस्तों जो जॉन्डिस होता है ज़्यादातर ये लीवर को क्षतिग्रस्त करता है, लीवर को ये हानि पहुँचाता है। तो इसलिए ये लीवर LFT टेस्ट किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जाए कि कोई भी व्यक्ति का लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ होता है। अब जॉन्डिस के बाद आला सिफिलिस आता है। तो आप लोग जानते हैं सिफिलिस क्या है। ये सिफिलिस होता है कि ये जो आपका पेनिस सीसन होता है, वो सीसन पे आपका लाल लाल चकता सा घाव होने लगता है, तो वो होता है सिफिलिस। और सिफिलिस जो होता है, इसको इस सिफिलिस वाले बीमारी में टेस्ट किया जाता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, VDRL का टेस्ट किया जाता है। VDRL का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और ये होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, V फॉर वेनरल, D फॉर डिसेज, R फॉर रिसर्च, L फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। तो इसको याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे फुल फॉर्म में भी। चौथा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट सबसे उपयोगी है, तो ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एनीमिया में CBC टेस्ट, सिफिलिस में VDRL टेस्ट, क्योंकि सीसन पे घाव होता है तो ये विनरल डिजीज होता है। उसके बाद हम लोग एक क्या देखे हैं, हम लोग ऊपर में एक बीमारी क्या देखे, जॉन्डिस देखे हैं। तो जॉन्डिस लीवर में होता है, तो आप लोग समझिए लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया वाले पेशेंट को जो है वो ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। और जिसको कैंसर होता है, कैंसर वाले पेशेंट को किसका टेस्ट किया जाता है, तो PT स्कैन या बायोप्सी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, PET टेस्ट किया जाता है या बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए कैंसर में कौन सा टेस्ट उपयुक्त होता है या निदान उपयुक्त है, तो PT स्कैन और या बायोप्सी टेस्ट, चीज़ों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था 10 नंबर में क्वेश्चन था A करके और A B करके, और 5-5 नंबर में दोनों था। तो चलिए हो सकता है आप में भी पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे निम्नलिखित बीमारियों एवं विशेष दवाइयाँ एवं उनके डोज। अब देखिए बीमारी रहेगा, बीमारी दे देगा तो उसमें उपयोग होने वाला दवाई पूछ लेगा, या दवाई के नाम दे देगा तो पूछेगा ये कौन सा बीमारी में उपयोग होता है, तो बीमारी के नाम लिखना पड़ेगा। या क्वेश्चन पूछेगा, एक बगल दे देगा बीमारी के नाम और कहेगा कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के कारण हुआ है बताइए, तो वो लिखना पड़ेगा। या एक बगल सूक्ष्म जीव का नाम दे देगा तो बीमारी का नाम लिखना पड़ेगा। मतलब उल्टा पुल्टा करके पूछेगा, लेकिन आप अगर जानते हैं तो कितना भी उल्टा पुल्टा करके पूछेगा आप अच्छे से क्वेश्चन को बना पाएंगे। कैसे,
तो निम्नलिखित जो भी बीमारियां हैं इसमें विशेष दवाई और कितने डोज में देना चाहिए या आता है दवाई, तो इसको हम लोग को चलिए देखते हैं। जैसे एनीमिया वाला पेशेंट है, तो एनीमिया वाला पेशेंट को हम लोग जानते हैं कि आयरन के कमी से अगर एनीमिया है, लौह रक्त के कमी से अगर एनीमिया है, तो इसको फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाएगा या सिरप अगर आता है तो सिरप दिया जाएगा। तो ये होता है 400 mg का जो है वो आपको दवाई फॉलिक एसिड का दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये हो गया आपका डोज 400 mg, और ये हो गया नाम, और ये हो गया बीमारी का नाम, ये हो गया दवाई का नाम, ये हो गया डोज के नाम। तो याद रखिए कि फॉलिक एसिड दिया जाता है एनीमिया वाले पेशेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मलेरिया वाले पेशेंट को जो है वो कौन सा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि जब कोरोना शुरू में सामने आया था तो वहाँ पे लोग बचाने के लिए मलेरिया का दवाई का यूज करते थे। लोग ये कहते थे या डॉक्टर ये सजेशन देते थे कि मलेरिया के दवाई ही इसमें कारगर है। तो वहाँ पे ये दवाई का बहुत डिमांड हो गया था, क्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था। क्या चीज़ का? क्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था। तो इसलिए ये दवाई का स्टॉक जो है दुकानदार सब छिपा दिया करता था उस समय। तो ये मलेरिया जो है, मलेरिया में क्लोरोक्विन दवा उपयोगी होता है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि तीसरा है कैंसर। कैंसर में कौन सा दवाई काम में आता है? तो कार्बोप्लेटिन। कार्बोप्लेटिन का ध्यान में रखिएगा कि कैंसर जो है कार्बोप्लेटिन दवा दिया जाता है। कैंसर में कौन सा दवा? कार्बोप्लेटिन। ध्यान में रखिएगा, कैंसर में कार्बोप्लेटिन दवा दिया जाता है। और ये जो होता है 150 mg या 100 mg या ml में, मतलब जो भी है, ml मतलब सिरप होगा तो ml, और अगर टैबलेट होगा तो mg में 150 mg या 10 mg भी आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को कौन सा दवा दिया जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन दवा है, इथानबुटोल। देखिए इथानबुटोल क्या करता है, ये जो भी फेफड़े में संक्रमण होता है, सांस के रिस्पायरेशन को खोलता है। तो ये इथानबुटोल जो है ये 800 mg में दिया जाता है पेशेंट को। इथानबुटोल याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा दवा दिया जाता है? इथानबुटोल दिया जाता है और 800 mg में दिया जाता है। चीज़ों को ध्यान में रखिए। पाँचवा इसमें पर दवाई का नाम, बीमारी का नाम है एमेबिक हेपेटाइटिस। तो देखिए एमेबिक जो हेपेटाइटिस होता है तो इसमें मेट्रिंडाजोल 250, 375, 500, 750 mg जैसा रोगी हो, जैसा बीमारी हो उस अनुसार से दिया जाता है। किसमें? एमेबिक हेपेटाइटिस में। तो ये चीज़ें समझिए, हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस कितने तरीक़ा का होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, ये सब अलग अलग होता है। तो जो एमेबिक हेपेटाइटिस है इसमें मेट्रिंडाजोल 250, 500, 750 ग्राम में दिया जाता है। चीज़ों को समझ के रखना चाहिए। तो ये एमेबिक हेपेटाइटिस यहाँ पे हो गया समाप्त। जितने भी है चलिए एक बार और देख लेते हैं, याद हो जाएगा। एनीमिया में क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड 400 ग्राम, 400 mg दिया जाता है। मलेरिया में क्लोरोक्विन दिया जाता है। कैंसर में कार्बोप्लेटिन दिया जाता है, अलग अलग 150, 100 mg और ml में भी दिया जाता है, जितना ml हो। तो ये चीज़ें हैं कार्बोप्लेटिन कैंसर में, क से कैंसर और क से कार्बोप्लेटिन। ट्यूबरक्लोसिस में इथानबुटोल 800 mg जो होता है वो दिया जाता है। उसके बाद है एमेबिक हेपेटाइटिस में मेट्रिनाजोल दिया जाता है ताकि ये संक्रमण को मारे, पेट के संक्रमण को, और ये 250, 450, 500, 750 में आता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को आगे की तरफ। अब देखिए एक क्वेश्चन भी 10 नंबर में पूछा गया है। हमने क्या बताया कि आपसे बीमारी पूछ देगा या बीमारी से होने वाले कीटाणुओं का नाम पूछ देगा। तो देखिए निम्नलिखित बीमारियों के कीटाणु का नाम लिखिए, मतलब बीमारी का नाम दिया हुआ है, इसका कीटाणु के नाम लिखना था। तो नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फ्लोइंग डिजीज, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण, कीटाणु के कारण कौन बीमारी होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ से आपको पूछ दे 5 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में या लॉन्ग क्वेश्चन यही उठा कर दे। तो देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो देखिए जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरियोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ये तो आप लोग जानते होइएगा, वेरियोला जोस्टर वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स। देखिए चिकन, सी से चिकन, और सी वेरिसेला में भी क्या है, वेरिसेला में भी सी है, यहाँ पे देख सकते हैं वेरिसेला, और सी से चिकन और सी से सेला, मीन्स वेरिसेला जोस्टर वायरस और सी से चिकन पॉक्स, याद रखिएगा। दूसरा है
मम्प्स किसके कारण होता है? तो पैरामाइको वायरस के कारण, पैरामाइक्सो वायरस के कारण। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामाइक्सो वायरस। देखिए, म से मम्प्स और म से माइक्सो वायरस, और इसके आगे पैरा लगा दीजिएगा, यही हो जाएगा क्या चीज़? मम्प्स जो होता है पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। अब देखिए, आपसे पैरामाइको वायरस दे देगा और पूछेगा इससे कौन सा बीमारी होता है, तो मम्प्स होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यानी उल्टा भी पूछ देगा फिर भी आपको जवाब देना चाहिए। ये हो गया। तीसरा है पोलियोमेलाइटिस, मतलब पोलियोमेलाइटिस जो होता है, पोलियो रोग जो होता है, एक कौन से वायरस, कौन से कीटाणु के कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण जो है, पोलियो एक प्रकार के क्या है, वायरस ही है, और यही जो है पोलियो वायरस के कारण जो है क्या होता है आपका, ये पोलियोमेलाइटिस होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, दोनों रिलेटेड है। मम्प्स मतलब पैरामाइक्सो वायरसेज, ध्यान में रखिएगा। टिटनस किसके कारण होता है? तो ये तो हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, माइकोबैक्टीरियम, यहाँ पे देख सकते हैं कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी। देखिए, टिटनस जो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है कि जो टिटनस होता है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनस होता है। देखिए, लिख कर और 2-4 बार ध्यान से पढ़िएगा ना, तब याद होगा। चीज़ों को सुनिए और अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए कि टिटनस किसके कारण होता है। सोचिए मन में, टिटनस किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण जो है वो होता है टिटनस। ये चीज़ें हैं। अब है यहाँ पे डिसेंट्री किसके कारण होता है? तो डिसेंट्री एक रोग है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। देखिए, डिसेंट्री किसके कारण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा या आपसे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन 5-10 नंबर में पूछेगा। तो अब बहुत आसान होता है, अगर सबका जवाब दे दिए तो 10 में 10 मिल जाएगा। थ्योरी तो है नहीं कि काट लेगा, तो इस सब क्वेश्चन का यही फायदा होता है कि 10 में अगर 10 बना दिए तो 10 नंबर एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो जो डिसेंट्री होता है तो उसके लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिम्मेदार होता है। ए नेक्स्ट है फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के जो काटने से फाइलेरिया होता है, ये लोग तो जानते होइएगा, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। 7वां है कोलेरा किसके कारण से होता है? कोलेरा जो है वाइब्रियो कोलेरा के कारण, नाम में ही छुपा हुआ है। जो कोलेरा रोग होता है, एक कोलेरा रोग जो है वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है। लेप्रोसी जो है किसके कारण होता है? तो ये होता है, यहाँ पे देखिए, मायोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। मायोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो वायरस के कारण, मतलब वो भी कीटाणु के कारण। और जो आपका ये लेप्रोसी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कुष्ठ रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, लेप्रोसी जो होता है ये मायोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। बस मायोबैक्टीरियम के बाद लेप्राई, लेप्रेसी से लेप्राई कर देना है, हो जाएगा। 9वां है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है? कुकुर खांसी, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्या होता है? तो वो कुकुर खांसी जो होता है ये बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण ये कुकुर खांसी होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु है, जिसके कारण ये कुकुर खांसी होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिए। या पूछ देगा कि बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कुकर खांसी। चीज़ें को आप लोग को याद में रखना पड़ेगा, बोर्डेटेला पर्टुसिस। नेक्स्ट है आंत्रशोथ, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, इसको याद रखिएगा। आंत्रशोथ होता है हिंदी, और इस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो है क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मतलब आंत्रशोथ इसको बोलते हैं। और उसमें कौन सा दवा उपयोग किया जाता है? अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि मेट्रोनिडाजोल किया जाता है अलग अलग डोज में। उसी प्रकार से ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु है, और उसी को हम लोग कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरियम बोलते हैं। ये आंत्रशोथ जिम्मेदार होता है, आंत्रशोथ होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, आंत की बीमारी होता है। अब आपसे इसी में अलग क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित के ऑपरेशन ट्रॉली में आवश्यक सामानों का नाम लिखिए। मतलब जो सर्जरी ट्रॉली होता है ना, उसमें कौन कौन, यहाँ पे आपको सर्जरी का नाम दिया हुआ है और इस सर्जरी में कौन कौन सा चीज़ें सामान होना चाहिए सर्जरी के दौरान उस ट्रॉली में, तो उसी चीज़ को लिखना है।
देखिए क्वेश्चन कितना अलग अलग से पूछता है। सर्जरी का नाम पूछ दिया है कि इस सर्जरी में कौन कौन से सामान वहाँ पे मौजूद होना चाहिए सर्जरी ट्रॉली में। तो जैसे है टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल का ऑपरेशन होगा तो उसे हम लोग टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। टॉन्सिल क्या होता है? गर्दन में होता है। तो ये जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिलेक्टोमी में क्या क्या सामान होना चाहिए सर्जरी ट्रॉली में? तो देखिए टॉन्सिल के ऑपरेशन के समय माउथ बंद करने के लिए माउथ गैग होना चाहिए, जो कि मुंह में लगा दिया जाता है ताकि मुंह से जो है कोई लार वगैरह पास ना कर सके। टॉन्सिल फॉरपेस होना चाहिए, टॉन्सिल फॉरपेस जो है होना चाहिए। टॉन्सिल डिसेक्टर्स होना चाहिए। ये चीज़ें नाम से स्पष्ट है। माउथ गैग होना चाहिए मुंह के बंद करने के लिए। टॉन्सिल फॉरसेप्स होना चाहिए। टॉन्सिल डिसेक्टर्स होना चाहिए। बीपी हैंडल होना चाहिए। और उसके बाद है सक्शन ट्यूब होना चाहिए कि जो भी झाग वगैरह अगर मुंह में आए उसे सक्शन किया जा सके। तो ये सक्शन ट्यूब जो है होता है टॉन्सिल के ऑपरेशन में। इतना सारे चीज़, क्या क्या चीज़? बीपी हैंडल होना चाहिए। टॉन्सिल डिसेक्टर होना चाहिए। टॉन्सिल डिसेक्टर के बाद सक्शन ट्यूब होना चाहिए। टॉन्सिल फॉरसेप्स होना चाहिए। उसके बाद माउथ गैग होना चाहिए। तो इतना सारा टॉन्सिल के ऑपरेशन में होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है, क्या है कि ट्रेकियोस्टोमी, वो था टेंसिलोक्टोमी। टेंसिलोक्टोमी मतलब टॉन्सिल का ऑपरेशन होगा। ट्रेकियोस्टोमी में होता क्या है कि जो ट्रेकिया होता है उसे क्या किया जाता है, उससे सर्जरी किया जाता है। तो ये जो होता है इसमें सक्शन ट्यूब तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रेकिया है, ये भी कहीं ना कहीं नली का ही ऑपरेशन है। तो नली को फ्रेश करने के लिए, साफ़ करने के लिए सक्शन ट्यूब मतलब चूसन नली होना चाहिए ताकि उससे नली को साफ़ किया जा सके चूस कर। तो सक्शन टब इसमें भी होगा, सक्शन टब उसमें भी रहेगा। बीपी हैंडल इसमें भी होगा, बीपी हैंडल उसमें भी था। दोनों लगभग सेम ही जगह पे होता है। उसके बाद उसमें था टॉन्सिल डिसेक्टर और टॉन्सिल फोरसेप। यहाँ पे है मायोसीजर होना चाहिए। यहाँ पे एलिस फॉरसेप्स और एलिस रिएक्टर, ट्रेकिया रिएक्टर और एलिस फॉरसेप्स होनी चाहिए। देखिए ये सब दिमाग घुमाने वाला है, लेकिन आप याद कीजिएगा तो ये प्रश्न सब बहुत आसान है, कोई ज़्यादा भिराह की चीज़ें नहीं है। कैसे? तो मायोसीजर होना चाहिए, एलिस फॉरसेप्स और ट्रेकिया रिएक्टर। तो ये चीज़ें हैं। देखिए वीडियो को 2-3 बार जब तक नहीं देखिएगा तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा। उसके बाद जब तक आप कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा तब तक आपको लंबा समय तक याद रहेगा नहीं। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ट्रेकियोस्टोमी में बीपी हैंडल होना चाहिए, सक्शन ट्यूब होना चाहिए, उसके बाद मायोसीजर होना चाहिए, एलिस फॉरसेप्स और ट्रेकिया रिएक्टर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद इसमें और आता है, क्या चीज़ आता है कि मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स होना चाहिए, मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स होना चाहिए। उसके बाद है डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, इसमें भी होना चाहिए। स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स इसमें भी होना चाहिए। देखिए नाम कितना अटपटा सा है, आप अगर 2-3 बार चीज़ों को नहीं पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। और ये सब में कोई लिखने का चीज़ नहीं है कि आप बना बना के लिख देंगे। ये सब बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि मतलब एक ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट को जब सर्जरी होगा तो उस समय क्या क्या चीज़ें ट्रॉली में चाहिए। तो मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स, उसके बाद था कि डिसेक्टर हैंड, यहाँ पे देख सकते हैं स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, और वहाँ पे है कि ट्रेकिया रिएक्टर, एलिस फॉरसेप्स, मायोसीजर, उसके बाद था सक्शनिंग, बीपी हैंडल। ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा तब जाके याद होगा। मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स, डिसेक्टिंग फॉरसेप्स और स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स लेकिन सब में यूज होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा है कि मोतियाबिंद वाले पेशेंट को क्या क्या चीज़ चाहिए। अगर मोतियाबिंद किसी को हुआ है और सर्जरी होगा तो वहाँ पे ट्रॉली में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है स्ट्रेबिस हुक चाहिए, स्ट्रेबिस्म हुक चाहिए। उसके बाद है सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फॉरसेप्स चाहिए, सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फॉरसेप्स चाहिए ट्रॉली में। उसके बाद है कैस्ट्रोबीजो कैलीपर चाहिए, टुक्स नाइफ चाहिए। और इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद क्या चाहिए, कॉर्निया स्केलर फॉरसेप चाहिए, बीपी हैंडल, कॉर्निया सीजर। देखिए सीजर इसमें भी चाहिए, सीजर उसमें भी चाहिए। उसमें क्या था, मायो सीजर चाहिए और यहाँ पे है कॉर्निया सीजर चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है देख सकते हैं कि क्रिसेंट नाइफ चाहिए और यहाँ पे
कीराटोम भी चाहिए और क्रिसेंट नाइफ चाहिए, और एक और नाइफ क्या था, एक और नाइफ यहाँ पे था टूक्स नाइफ और उसके बाद क्रिसेंट नाइफ से याद रखिएगा, 2 नाइफ चाहिए, टूक्स नाइफ और क्रिसेंट नाइफ। बीपी हैंडल चाहिए, कॉर्निया स्केलर फोर्सेप्स चाहिए, ये सब जो है रखना पड़ेगा। कैस्ट्रोवीजो कैपिलर चाहिए, सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप्स चाहिए। उसके बाद है कि एस्ट्रेबिस हुक्स चाहिए, ये चीज़ को याद में रखना पड़ेगा। कीराटोम चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं आप सभी को जो बताया वो चीज़ें याद अगर रखेंगे तो हमें लगता है एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 5 से 10 नंबर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, तो हो सकता है इस बार पूछ दे, तो 5 से 10 नंबर यहाँ से मिल सकता है अगर चीज़ों को आप लोग याद ध्यान में रखते हैं तो, कि इन तीनों सर्जरी में कौन कौन से सामान ट्रॉली में होना चाहिए सर्जरी के वक्त। तो ये सब चीज़ें को चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हम लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले याद रखिए टूक्स नाइफ और क्रिसेंट नाइफ, कीराटोम, उसके बाद है कॉर्नियल सीजर होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। उसके बाद बीपी हैंडलर होना चाहिए, उसके बाद कॉर्निया स्केलर फोर्सेप्स होना चाहिए, उसके बाद है टूक्स नाइफ बोल दिए, कैस्ट्रोवीजो कैलिपर होना चाहिए, सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप्स चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे कि देख सकते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, तो ऊपर है मोतियाबिंद में है एक एस्ट्रेबिस हुक है। तो इतना सारा मोतियाबिंद में आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए दिमाग से, एस्ट्रेबिस हुक, उसके बाद टूक्स नाइफ, क्रिसेंट नाइफ, कीराटोम, उसके बाद एक और सीजर भी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप याद रखिएगा, ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे था ट्रेकिया के लिए, ट्रेकिया रिएक्टर चाहिए, मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप्स चाहिए, डिसेंक्टिंग फोर्सेप्स चाहिए, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स चाहिए। उसके बाद था कि मायो सीजर चाहिए और वहाँ एलिस फोर्सेप्स चाहिए। उसके बाद ट्रेकिया रिएक्टर चाहिए, ट्रेकिया रिएक्टर वहाँ भी चाहिए, ट्रेकिया रिएक्टर यहाँ चाहिए, लेकिन वहाँ ट्रेकिया को थोड़ी ना, वहाँ तो मोतियाबिंद कैरेक्टरेट का ऑपरेशन है मोतियाबिंद का। तो ये चीज़ें हैं ध्यान में रखिएगा, उससे रिलेटेड ही वर्ड होता है कुछ। सक्शन ट्यूब इसमें भी चाहिए, सक्शन ट्यूब ऊपर वाला में भी चाहिए, और बीपी हैंडल तो सब में चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। टॉन्सिल का ऑपरेशन होगा तो टॉन्सिल डिसेक्टर, अगर ट्रेकियोस्टोमी का होगा तो ट्रेकिया डिसेक्टर्स चाहिए, टॉन्सिल फोर्सेप मतलब ट्रेकिया फोर्सेप चाहिए। माउथ गैग है तो माउथ गैग, ट्रेकिया में एक और बढ़ क्या जाएगा तो ट्रेकिया में बढ़ जाएगा, आर्टरी से फोर्सेप्स बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होता है, ध्यान से 2-3 बार देखिएगा तो चीज़ें याद हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमने करा दिया। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी सेकेंड ईयर का है शेयर कीजिए, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है।